यूनिट 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। मीनिंग मैंने डिफरेंस बिटवीन बताया था माइक्रो और मैक्रो के बीच में। मैक्रो के जो पॉइंट है जस्ट वही बोलने हैं। मैक्रो में जस्ट ये होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है, यानी कि टोटल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, वो टोटल देखता है, ठीक है। एग्जाम्पल, जब हम स्टडी कर रहे हैं इंडिया के जीडीपी ग्रोथ को, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को या फिर इन्फ्लेशन रेट को, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, यानी कि मैक्रो जितने भी टर्म्स हैं उनकी बात कर रहे हैं सबकी, ठीक है। इसका स्कोप होता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मनी एंड बैंकिंग, इंटरनेशनल, जो भी हमने चैप्टर्स पढ़े थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 12th में, वही सब इसमें टर्म्स आ जाएंगे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़े थे, स्टडी करते हैं कि हम कंट्री के टोटल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी को कैसे निकालते हैं। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट स्टडी करता है लेवल एम्प्लॉयमेंट के, उसके रीजंस अनएम्प्लॉयमेंट के, और हम ज़्यादा जॉब्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में पढ़ा था, एग्जामिन करते हैं कि प्राइस कैसे गिरता है या फिर बढ़ता है इन द इकोनॉमी, और कैसे हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ हम इकोनॉमी की कैसे रखें, कौन से ऐसे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को, जैसे कि कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट। मनी एंड बैंकिंग हमने पढ़ा था, रोल ऑफ मनी, क्रेडिट बैंकिंग सिस्टम, इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी। इंटरनेशनल ट्रेड और बीओपी पढ़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्टडी करता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक्सचेंज रेट, बीओपी सिचुएशन। गवर्नमेंट बजट और फिजिकल पॉलिसी पढ़ा था, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, डेफिसिट, फाइनेंसिंग एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। जो भी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में 12th में पढ़ा था ना, बस उसमें हमें स्कोप में उसको डाल देना है। इंपॉर्टेंस क्या होती है कि अंडरस्टैंड करते हैं इकोनॉमी वर्क कैसे करती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर्मुलेट कैसे होती, बनती कैसी, फोरकास्टिंग यानी कि हम डिमांड और ट्रेंड्स फोरकास्ट कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इंटरनेशनल कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, इवेलुएट कर सकते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम को। लिमिटेशन क्या होती है, एग्रीगेट्स पे बेस्ड होता है, ठीक है, एग्रीगेट्स पे बेस्ड होता है, ठीक है, जैसे कि टोटल कंजम्पशन, टोटल इनकम, जो हाइड कर सकती है डिफरेंसेस विद इन ग्रुप्स, ठीक है, और पॉसिबल भी इतना नहीं हो पाता। अनरियलिस्टिक एजम्पशन यानी कि मैनी मैक्रो इकोनॉमिक के कुछ मॉडल होते हैं जो कि अज्यूम करती है परफेक्ट कंपटीशन, बट परफेक्ट नहीं हो सकती। फुल एम्प्लॉयमेंट कभी भी हो सकती है, फुल एम्प्लॉयमेंट किसी के सबके पास जॉब ही नहीं हो सकती। रेशनल बिहेवियर नहीं, जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ऐसी अनरियलिस्टिक एजम्पशन करती है। डिफिकल्टी होती है मेजरमेंट करने में, जैसे कि नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक्यूरेटली हम नहीं कर सकते मेजर, ठीक है, और कैन नॉट प्रिडिक्ट एग्जैक्टली। मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट करती है लेकिन वो फेल भी हो सकती है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं, पैंडेमिक्स, नेचुरल डिजास्टर, ग्लोबल क्राइसिस। इग्नोर करती है इंडिविजुअल के बिहेवियर को, ये सिर्फ इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करती है, ठीक है, तो माइक्रो लेवल इशू को इग्नोर कर देती है। पॉलिसी लैग, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी टाइम लेती है रिजल्ट्स को शो करने में, और इसकी वजह से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्रूशल रोल प्ले करती है, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं हम इसकी फंक्शनिंग को ऑफ एंटायर इकोनॉमी, जब हम स्टडी करते हैं जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ को। ऑल तो इसके लिमिटेशन भी, जैसे कि अनरियलिस्टिक कंजम्पशन, डिफिकल्ट इन एक्यूरेट मेजरमेंट, ये इसेंशियल रहती है पॉलिसी मेकिंग के लिए, फोरकास्टिंग करने के लिए, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ को अचीव करने के लिए। सर्कुलर फ्लो मॉडल की बात करते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी तो हम सबको पता है, हमने 12th में पढ़ा था। 3 सेक्टर इकोनॉमी होगा, 4 सेक्टर इकोनॉमी थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या, हाउस होल्ड फर्म्स 2 होते हैं, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये ऐसे जा रहा है फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, देन फैक्टर पेमेंट्स, और देन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हाउस होल्ड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उन्होंने फर्म से किया, देन फर्म ने उन्हें गुड एंड सर्विसेज दिया, ठीक है, देन उसके बाद फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड किया, ठीक है, उन्होंने फैक्टर पेमेंट्स उनको प्रोवाइड किए। तो ऐसे चल रहा है, फैक्टर सर्विसेज में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और फैक्टर पेमेंट्स में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, लैंड के लिए रेंट मिलता है, लेबर के लिए वेजेस मिलते हैं, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट मिलता है। तो एक सिंपल इकोनॉमी अज्यूम करती है कि ओनली 2 सेक्टर रहता है, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, ठीक है। हाउस होल्ड्स ओनर होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स का, सर्विसेज के। फ्रॉम प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, और हाउस होल्ड को सेल करती है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन ट्रेड नहीं होता है। सिर्फ 2 सेक्टर होते हैं इकोनॉमिक में, हाउस होल्ड और फर्म्स, ठीक है, कोई गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर का रोल नहीं होता है। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज फर्म को देती है, फर्म फिर उन फैक्टर सर्विसेज को हायर करती है ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। फर्म फिर प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को, अपना एंटायर आउटपुट हाउस होल्ड को बेच देती है। हाउस होल्ड्स को फैक्टर इनकम मिलती है उनके सर्विसेज के लिए जो प्रोवाइड करते हैं, और वो एंटायर अमाउंट को कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए
ये कर देती है, ठीक है, जो भी उन्हें इनकम मिल रही है। यहाँ पे कोई सेविंग्स नहीं होती इकोनॉमी में, ना हाउस होल्ड सेव करती है अपनी इनकम से, ना कि फर्म सेव करती है अपने प्रॉफिट से। डायग्राम में दिखा है कि आउटर लूप में रियल फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज ऐसे जा रहा था, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म और देन फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो इनर लूप दिखा रहे हैं मनी फ्लो को, जो कि फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, ठीक है। अब 3 सेक्टर इकोनॉमी देख लेते हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड, फर्म, ठीक है, और 3 सेक्टर में तीसरा कौन है, गवर्नमेंट आ गया, ठीक है, और बीच में हमारी फाइनेंशियल मार्केट। तो सेविंग बोरिंग हो रही है, सेविंग बोरिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ से भी सेविंग बोरिंग हो रही है, सेविंग बोरिंग हो रही है, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, और फैक्टर पेमेंट्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है, फैक्टर पेमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट, टैक्स पेमेंट, ठीक है, जो भी ये पेमेंट ले रही है, पेमेंट दे रही है, पेमेंट ले रही है, पेमेंट दे रही है गवर्नमेंट हाउस होल्ड से। देन गवर्नमेंट फर्म से पेमेंट ले रही है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, सब्सिडीज़ ले रही है, टैक्स पेमेंट ले रही है, यानी कि हाउस होल्ड टैक्स पेमेंट दे रहा है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट दे रहा है और फैक्टर पेमेंट दे रहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट फर्म्स टैक्स दे रही है गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है फर्म्स को, और फर्म्स फिर और पेमेंट करिए गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट को जो हम टैक्स देते हैं वही है, और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फैक्टर पेमेंट। तो ये सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ पे हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट होती है। हाउस होल्ड टू फर्म्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड और फर्म फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो कि हाउस होल्ड स्पेंड करती है ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज ले सके, और फर्म्स जो होती है वो हाउस होल्ड को प्रोवाइड करती है लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप टू फर्म, ठीक है। हाउस होल्ड प्रोवाइड करती है फर्म को लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो बेसिकली यही है पूरा, जो पूरा ऐसे ही एक्सप्लेन करना है कि वो उसको फर्म जीएसटी दे रही है, और फिर गवर्नमेंट, ठीक है, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे रही है, पेंशन दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है, जो ट्रांसफ़र पेमेंट होते हैं, ठीक है। अब 4th सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है कि इसमें फॉरेन सेक्टर आ जाता है। जो हमने पूरा डायग्राम बनाया वही वन में बनाना है 3 सेक्टर वाला, बस इसमें क्या हो जाएगा, फॉरेन सेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। पेमेंट फॉर इम्पोर्ट, ठीक है, नेट ट्रांसफ़र पेमेंट दे रहा है, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, यानी कि फॉरेन सेक्टर हम जो है हम इंपोर्ट के लिए पे कर रहे हैं, बाकी जो फॉरेन सेक्टर हमें नेट ट्रांसफ़र पेमेंट दे रहा है और पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विस दे रहा है, हम फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी पेमेंट दे रहा है। इसमें फर्म्स क्या है, फर्म्स फॉरेन सेक्टर एक्सपोर्ट के लिए रिसीट दे रही है, ठीक है, और फर्म्स जो है वो इंपोर्ट के लिए पे कर रही है, ठीक, यानी कि फॉरेन सेक्टर को इंपोर्ट पे करना, उसमें हम टैक्स पे कर रहे थे और वो इंपोर्ट पे कर रहे हैं, वो हमें क्या दे रही है, ट्रांसफ़र पेमेंट दे रही है, हमें नेट ट्रांसफ़र पेमेंट दे रही है। गवर्नमेंट ट्रांसफ़र पेमेंट दे रहा था, ये हमें नेट ट्रांसफ़र पेमेंट दे रही है, ठीक है। 4th सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर चारों आ जाते हैं। हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमने प्रीवियसली उसमें ये किया है ना वही इसमें हम कर देंगे, और बस फॉरेन सेक्टर को कर देंगे कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और फैक्टर पेमेंट को। फॉरेन सेक्टर में एक्सपोर्ट, फर्म गुड्स सेल करती है, सर्विसेज सेल करती है, ठीक है, टू फॉरेन कंट्रीज़, और जो मनी आता है इनटू द इकोनॉमी तो उसको हम रिसीट्स फ्रॉम एब्रॉड, जो कि एब्रॉड से मनी आ रही है, रिसीट आ रही है, पेमेंट आ रही है, वो, ठीक है। इंपोर्ट, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट गुड्स खरीदती है एब्रॉड से और मनी फ्लोज आउट ऑफ द इकोनॉमी, मनी हम फिर उनको देते हैं, तो ये होती है पेमेंट फॉर फॉरेन गुड्स। फैक्टर पेमेंट्स, पेमेंट जो भी फैक्टर सर्विसेज हम फॉरेन सेक्टर को दे रहे हैं उसकी वो हमारी इनकम आती है, तो जो फैक्टर पेमेंट हमारे पास आती है फॉरेन सेक्टर से। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या फ़र्क होता है, नेशनल इनकम टोटल इनकम होती है जो कि अर्न करती है सिटीजन्स, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, ठीक है, वेदर दे अर्न इट विद इन द कंट्री और एब्रॉड ड्यूरिंग अ ईयर, या तो उन्होंने बाहर से कमाया या फिर अपनी कंट्री से कमाया है, तो वो हमारी नेशनल इनकम है। इसको हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं, एनएनपीएफसी भी कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम को हम एनडीपीएफसी कहते हैं, ठीक है, डी इसमें एन, इसमें डी। तो ये होती है डोमेस्टिक इनकम, टोटल इनकम जनरेट होती है विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है। नेशनल में तो एब्रॉड से आ रहा है या फिर हम कर रहे हैं तो वो सारा कलेक्ट होगा डोमेस्टिक में, यानी कि जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, एक कंट्री के जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर बाय बोथ रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, वो होती है डोमेस्टिक इनकम। हम इसे एनडीपीएफसी भी कहते हैं। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, एनएनपीएफसी, एनडीपीएफसी। एनएनपीएफसी इंक्लूड करता है, ठीक है, एरिया जो कवर करता है विद इन द कंट्री, एब्रॉड और अपनी कंट्री दोनों का। एनडीपीएफसी हमारा होता है जो कि विद इन द कंट्री होता है। एनएनपीएफसी रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट, इसमें सिर्फ रेजिडेंट्स होते हैं, इसमें रेजिडेंट्स, नॉन रेजिडेंट्स दोनों होते हैं। एनएफआईए एनएनपीएफसी में प्लस होता है, एनडीपीएफसी में प्लस नहीं होता है, ठीक है।
इनकम टू फॉरेन वर्किंग इन इंडिया, फॉरेनर को अगर हम फॉरेनर की जो अगर इनकम आ रही है एनएनपीएफसी में, जो हम तो फॉरेनर की इनकम, अगर वो एक फॉरेनर इंडिया में काम कर रहा है तो उसकी इनकम एनएनपीएफसी में नॉट इंक्लूडेड होगी, एनडीपीएफसी में इंक्लूड होगी, जो कि विद इन द जियोग्राफिकल लिमिट वो हमारे इंडिया में काम कर रहा है तो वो इंक्लूड होगी। ठीक है, फॉर्मूला एनएनपीएफसी का एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई है, जो मैंने बोला प्लस एनएफआई होता है, एनडीपीएफसी माइनस एनएफआई है। इंडिकेशन ऑफ एनएनपीएफसी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दिखाते हैं, कंट्री के रेजिडेंट की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है। एनडीपीएफसी में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दिखाती है अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी की। एनएनपीएफसी का एग्जांपल होता है जो सैलरी अर्न करता है इंडियन वर्किंग इन यूएसए इंक्लूड। अगर एक इंडियन यूएसए में काम कर रहा है तो वो सैलरी इंक्लूडेड होगी। ठीक है, जो कि एक इंडियन काम कर रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट जो फॉरेन कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है तो वो जो प्रॉफिट है वो एनडीपीएफसी में इंक्लूड होगी। ठीक है, अब पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम देख लेते हैं। पर्सनल इनकम यानी कि टोटल इनकम होती है जो कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड के पास आती है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर पेइंग डायरेक्ट टैक्सेस, जो भी वो सारे सोर्सेज से, ठीक है, टोटल इनकम उसको मिलती है। ठीक है, जब वो डायरेक्ट टैक्स पे करने से पहले जो सारे सोर्सेज इनकम होते हैं वो पर्सनल इनकम होती है। वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ट्रांसफर पेमेंट, पेंशन, स्कॉलरशिप वगैरह। डिस्पोजेबल इनकम, इसका मतलब जो इनकम अवेलेबल होती है इंडिविजुअल के पास जब वो डायरेक्ट टैक्स भर देते हैं। पर्सनल इनकम डायरेक्ट टैक्स भरने से पहले जो पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम डायरेक्ट टैक्स भरने के बाद जो पैसा है, ठीक है, वो उनकी इनकम है। ये इनकम है जो एक्चुअली स्पेंड या सेव कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है, टोटल इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल सोर्सेज, इनकम लेफ्ट आफ्टर पेइंग द डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स डिडक्शन कैलकुलेटेड बिफोर पेइंग डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को भरने से पहले कैलकुलेट करता है, इसको भरने के बाद। ठीक है, यूज़ इंडिकेट करता है कि कैसे, कि कितना हाउस होल्ड इनकम रिसीव करता है। डिस्पोजेबल इनकम इंडिकेट करता है कि कितना इनकम हाउस होल्ड, जो इनकम हाउस होल्ड्स है वो स्पेंड या सेव करते हैं। ठीक है, पर्सनल इनकम इंक्लूड ट्रांसफर पेमेंट, यस यस, और डिस्पोजेबल में भी येस होगा ट्रांसफर इनकम, लेकिन टैक्स को डिडक्ट करने के बाद, टैक्स देने के बाद। पर्सनल इनकम में फॉर्मूला, ठीक है, इनकम अर्नड बाय फर्म्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें फॉर्मूला हमारा होता है नेशनल इनकम माइनस इनकम अर्न बाय फर्म्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट। इसमें हमारा फॉर्मूला होता है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल परचेजिंग पावर, ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल परचेजिंग पावर। एग्जाम्पल, एक आदमी को 40,000 रुपये मिली सैलरी और 5,000 रुपये उसे पेंशन मिला तो उसके पास 45,000 है। लेकिन अगर टैक्स उस 45,000 में से 45,000 मिले, उसमें से हमने टैक्स भरे तो हमारे 40,000 रुपये मिले, तो 40,000 रुपये हमारी एक्चुअल परचेजिंग पावर है। तो ये हमारा पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, तो जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो हम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कमाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ये इंक्लूड करते हैं रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट फर्म को। ठीक है, इनसाइड द जो कंट्री के अंदर है, ओनली फाइनल गुड्स, नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो भी फाइनल गुड्स को बनाने के लिए चीज़ें लगती है वो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, तो हम उसको अवॉइड करते हैं, तो उसको हम नहीं लेते हैं डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए। जीडीपी जो है वो हमारा शो करता है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री। नॉमिनल जीडीपी मेजर करता है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो कि करंट ईयर प्राइसेस पे चल रहा है। ये चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल, चेंज इन आउटपुट। रियल जीडीपी मेजर करता है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉन्स्टेंट और बेस ईयर प्राइसेस, चेंजेस ओनली ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। ठीक है, जब भी आउटपुट में चेंज आता है तो चेंज आता है, नॉट ड्यू टू प्राइसेस। रिमूव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के इफेक्ट इसमें नहीं होते। अब हमारा नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी में ये क्या होता है डिफरेंस। नॉमिनल जीडीपी मीनिंग वैल्यू ऑफ आउटपुट और करंट ईयर प्राइस पे हम लेते हैं। रियल जीडीपी जो कि कांस्टेंट और बेस ईयर प्राइस पे। इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन, अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, नॉट अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन। इंडिकेटर ऑफ प्राइस प्लस आउटपुट चेंजेस, एक्चुअल प्रोडक्शन और रियल ग्रोथ के बारे में बताता है। नॉमिनल जीडीपी एक्यूरेसी लेस एक्यूरेट होता है, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू करंट ईयर इंटू क्वांटिटी इन करंट ईयर, प्राइस इन बेस ईयर इंटू क्वांटिटी इन करंट ईयर, यूज फॉर करंट मार्केट वैल्यू फॉर स्टडिंग रियल ग्रोथ रेट। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इसका फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी। ये रिफ्लेक्ट करता है कि क्या हो रहा है ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी में। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का मेजरमेंट कैसे होता है।
और क्लासिफिकेशन टाइप्स क्या है, कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, पॉलिसी और रिसोर्सेज क्या यूज़ होती है, मतलब पूरा ऑल अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मीनिंग ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पे सारे लोग, जहाँ पे सब जो जिनकी इच्छा है और वो काम कर पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, काम कर पा रहे हैं और वो एक्चुअली वर्क ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। उनकी इच्छा भी है, काम कर भी सकते हैं और एक्टिवली वर्क ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है। अदर वर्ड्स में कहे तो दे आर पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स पर करेंटली डू नॉट हैव अ जॉब। लेबर फोर्स के पार्ट है, ठीक है, काम कर सकते हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। ये एक नेगेटिव फेनोमेनन है जो इंडिकेट करता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लॉस ऑफ इनकम एंड पोटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मेजरमेंट कैसे होता है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन में टोटल लेबर फोर्स इनटू 100, ठीक है। लेबर फोर्स हमारा पर्सन एम्प्लॉयड प्लस पर्सन अनएम्प्लॉयड, दोनों को मिला के लेबर फोर्स होता है। ये एक्सक्लूड करता है उन लोगों को जो कि जिनको काम नहीं करना है, वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर रहे, जैसे कि स्टूडेंट्स, होम मेकर, उनको जॉब नहीं चाहिए, वो रिटायर्ड है, ठीक है। और रिटायर्ड लोग और कैन बी मेजर्ड बाय डिफरेंट रेफरेंस पीरियड अप्रोचेस फॉर सर्विस से भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यूजुअल स्टेटस अप्रोच चेक करें लेबर स्टेटस को ओवर अ लॉन्गर पीरियड, वीकली स्टेटस अप्रोच, करेंट डेली स्टेटस अप्रोच, ठीक है। क्लास टाइप्स इसके, फ्रेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये, जहाँ पे वर्कर्स आर बिटवीन जॉब्स और लुकिंग फॉर फर्स्ट जॉब्स लाइक फ्रेश, जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है, कोई अगर ग्रेजुएट, फ्रेश ग्रेजुएट जॉब देख रहा है, ठीक है, ढूंढ रहा है, तो उसको तो मिल ही जाएगी, तो फ्रिक्शनल है, थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मिसमैच है वर्कर की स्किल और जॉब रिक्वायरमेंट के बीच में, या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकोनॉमी, ठीक है। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट ये होते हैं ड्यू टू डाउनटर्न्स इन बिजनेस साइकिल में डाउनटर्न्स आना, जब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड गिर जाती है, रिड्यूसिंग डिमांड फॉर लेबर, ठीक है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड गिर जाएगी तो ऑफकोर्स उतनी लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है यानी कि सीजनल इंडस्ट्री जहाँ पे वर्क डिपेंड करता है सीजन पे। डिस्कस्ड और अंडर एम्प्लॉयमेंट, पीपल वर्किंग इन जॉब्स दैट डू नॉट फुल्ली यूटिलाइज देयर स्किल्स और कैपेसिटी, ठीक है, लोग काम कर रहे हैं लेकिन फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अपने स्किल्स और कैपेसिटी को। कॉज इसके क्या कारण होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है, ज़्यादा लोग एंटर करेंगे वर्किंग एज देन जॉब्स क्रिएटेड। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मतलब लोग वर्किंग एज पे बढ़ेंगे लेकिन जॉब उतनी है ही नहीं, ठीक है, जॉब उतनी नहीं हो रही जितनी वर्किंग एज बढ़ रही है। स्लो ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव सेक्टर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, नॉन फार्म जॉब्स, ठीक है। अगर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी जल्दी या इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी तो अंडर डेवलप रह जाएगी। स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड स्किल मिसपैच, जो कि हमने देखा अभी। ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर और डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल विलेज इंडस्ट्रीज। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होना। इफेक्ट्स क्या होते हैं, लॉस ऑफ इनकम, वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इंक्रीज सोशल प्रॉब्लम्स, लोअर एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट। पॉलिसीज़ क्या क्या, एक तो MSMEs निकाला, स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग निकाला, स्मॉल स्किल एंड रूरल इंडस्ट्रीज़ को इनक्रेज किया, फिर MGNREGA 2005 निकाला, गारंटी करी कि 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, इनक्रेज किया नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट को। तो ये था हमारा पूरा एम्प्लॉयमेंट के बारे में। ये हमारा इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड हम कैसे निकालते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी चीज़ों को निकालते हैं जिससे हमें GDP MP मिलता है, ठीक है। इनकम मेथड पे हम रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इन सबको प्लस करते हैं, मिक्सड इनकम को, जिससे हमें NDP-FC मिलता है, तब जाके हम नेशनल इनकम निकालते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम को NNP-FC कहते हैं। यहाँ पे हमें GDP MP निकालना होता है, फिर हमें NNP-FC निकालना होता है। यहाँ पे NDP-FC, या फिर NNP-FC, यहाँ पे GDP MP, फिर NNP-FC, ठीक है। तो यहाँ पे इन सबको प्लस करते हैं, NDP-FC आ जाता है। और एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि प्राइवेट कंजम्पशन, गवर्नमेंट कंजम्पशन, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिससे हमें GDP MP मिलता है। अब इसका कन्वर्टर होता है, अगर हमें GDP MP टू NNP-FC जाना है, ठीक है, तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, G से N जा रहे हैं तो फिर D से N जा रहे हैं तो NFIA प्लस होगा, फ्रॉम प्लस होगा, टू माइनस होगा, और MP टू FC जा रहे हैं तो हमारा IT माइनस होगा और सब्सिडी हमारा प्लस होगा। तो ये एक ट्रिक है। देन इनकम मेथड जो हमारा निकालते हैं उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस अगर दे रखा है तो रेंट
तो रेंट प्लस प्रॉफिट तो इंटरेस्ट होता है, उसको हम प्लस करते हैं, और जो रॉयल्टी भी होती है वो भी रेंट के साथ आती है, तो उसको हम प्लस करते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाता है। ठीक है, तो रेंट में हमारा रेंट एंड रॉयल्टी, वेजेस में हमारा वेजेस इनकम आती है, देन काइंड आता है, देन प्रोविडेंट फंड आ जाता है, ठीक है, या फिर सोशल सिक्योरिटी आती है। प्रॉफिट में हमारा डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, फिर हमारा टैक्स आ जाता है, फिर इंटरेस्ट, मिक्स इनकम, एनडीपीएफसी निकल गया तो एनएनपीएफसी भी निकल जाएगा। इफ़ एनडीपीएफसी तो एन से जी जाओगे तो प्लस डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है, देन एन से डी, देन हमारा डी से एन तो एन एफ आई फ्रॉम प्लस टू ये, ठीक है, फिर हमारा जो एन सिर्फ एन पी एफ सी ये सेम रहेगा, बस डी और एन में फ़र्क है, तो इसमें फ्रॉम और टू की चीज़ें ये होगी। सो ये था हमारा वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इसके जो प्रिकॉशन होते हैं वो सब में यही पार्ट सेम आ जाते हैं। सेकेंड हैंड गुड किसी में भी काउंट नहीं करते हम, स्टॉक शेयर हम किसी में काउंट नहीं करते, ठीक है, ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड नहीं होते, इलीगल एक्टिविटीज़ का जो इनकम होता है वो इंक्लूड नहीं होता, और सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होता, और सबका रीज़न एक होता है, डबल काउंटिंग की वजह से। था हमारा यूनिट 4।